हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सिलेबस 22 के बैच में आपका स्वागत है बच्चों। तो देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉइंट नंबर 7 तक पढ़ लिया था। ठीक है। 7 तक लोगों को रखियो। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 तक पढ़ लिया था। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था टोटल कॉस्ट निकालना। पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा था। पॉइंट नंबर 2 में कंपनी के 3 पार्ट होंगे। कॉस्ट के 3 पार्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिर कैलकुलेशन के कुछ बेसिस देखे थे हमने। ये कैलकुलेशन को देखने के बाद कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी देख लिया था। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी के बाद पॉइंट नंबर 7 पे हमने टोटल कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांट लिया था। फिर कंक्लूजन लिख लिया था। कंक्लूजन ध्यान रखना है, जो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो उसका नाम प्राइम कॉस्ट है, दूसरा नाम फैक्ट्री में लगती है, वेरिएबल होती है। इनडायरेक्ट वाली का नाम इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम ओवरहेड है। ये 3 जगह लगती है, फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम में। वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल, तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। ओके, चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 8 से। पॉइंट नंबर 8 से लिखना स्टार्ट करिएगा। पॉइंट नंबर 8 में लिखिएगा, व्हाट इज cost sheet and format of cost sheet. Format of cost sheet. इसमें लिखना, the systematic breakup of total cost will be written the systematic breakup of total cost will be written in a specific format known as cost sheet. The systematic breakup of total cost will be written in a specific format known as cost sheet. अब बच्चों हम क्या करेंगे कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टोटल कॉस्ट था, तो हम इन पूरी टोटल कॉस्ट को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में जोड़ेंगे। उस सिस्टमेटिक फॉर्मेट का नाम होगा कॉस्ट शीट। जैसे सिस्टमेटिक फॉर्मेट हमारा एक होता था, 11th-12th में पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता था, P&L अकाउंट का फॉर्मेट होता था। वैसे ही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होगा। ट्रेडिंग P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकालते थे, उसका ऑब्जेक्टिव होता था प्रॉफिट निकालना। इसका ऑब्जेक्टिव है टोटल कॉस्ट निकालना, तो टोटल कॉस्ट निकालने का भी एक फॉर्मेट है। टोटल कॉस्ट निकालने का भी एक फॉर्मेट है। तो इसमें बच्चों 2 फॉर्मेट मैं आपको लिखवाऊंगा, 2 फॉर्मेट हम लिखेंगे। ठीक है, लिखो बच्चों। फॉर्मेट नंबर ए, इसमें एक साइड लिखना पर्टिकुलर्स, एक साइड अमाउंट, और ये आपका एक साइड का पेज लगभग 60% पेज यूज हो जाएगा एक साइड का।
पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बीच में एक लाइन रखना है छोटी सी। सबसे पहले लिखो इसमें बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सबसे पहले खर्चा लगेगा डायरेक्ट मटेरियल। फिर लिखेंगे बच्चों डायरेक्ट लेबर। फिर लिखेंगे बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का जोड़ लगाएंगे हम। जैसे ही तीनों का जोड़ लगेगा, इसका नाम कहलाएगा हमारा प्राइम। फॉर्मेट लिख लेना, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से सोल्व होंगे। जितने भी अपन आगे क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे ना, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास सोल्व करेंगे, वो सारे इसी फॉर्मेट से सोल्व होंगे। प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट इसका नाम होगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, फिर से एक अपने पास में एक डिजिट आएगी। उस डिजिट का नाम होगा फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, एक इसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, MGF लिख दिया है मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक इसका नाम होगा PC, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये नीचे मैं फुल फॉर्म भी लिखवा दूंगा आपको। 4 नाम है बच्चों इसके, 4 नाम है इसके आपके, फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्लस करना है बच्चों। इसके बाद ऑफिस वाले अपना काम करते हैं। जैसे ही ऑफिस का ऐड करेंगे, फिर से लाइन लगानी है और इसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसका छोटा नाम होगा COP। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसका नाम होगा बच्चों टोटल कॉस्ट। दूसरा नाम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, टोटल कॉस्ट के बाद हम जोड़ेंगे प्रॉफिट। तो लास्ट में आ जाएगा हमारा सेल प्राइस। सेल प्राइस। फटाफट से फॉर्मेट लिखो एक। दिस इज द फॉर्मेट। सर ये कॉस्ट ऑफ आगे क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, SALES। दो नाम है, टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट तो बोला ही जाता है, टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलेंगे हम कॉस्टिंग के अंदर। हो गया लिखा सबने यहां तक?
यस सर। वेरी गुड। अब बच्चों ये तो था एक छोटा फॉर्मेट। जब हमारी कंपनी पहली बार प्रोडक्ट बनाएगी तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे हम टोटल कॉस्ट तक जाने का। लेकिन अगर हमारी कंपनी पुरानी है और उसके पास कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी रखे हुए हैं तो उन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट इसमें करके चलनी पड़ेगी। तो एक दूसरा वाला फॉर्मेट और बनाएंगे, एक बड़ा फॉर्मेट बनेगा जो आपका एक साइड का पेज 80% यूज कर लेगा। तो नए पेज से एक फॉर्मेट और बनाना है, वो बड़ा बनेगा इससे। ये दो फॉर्मेट के बेस पे हमारे क्वेश्चन आंसर सोल्व होंगे। तो एक बड़ा फॉर्मेट और बना रहा हूं मैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको एक साइड लिखना है पर्टिकुलर्स, एक साइड में लिखना है यूनिट्स और एक साइड में लिखना है अमाउंट। इसमें 3 कॉलम बनेंगे बच्चे। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले लिखो बच्चों इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक रो मटेरियल। इसमें सिर्फ अमाउंट लिखना है, प्लस करना है इसके अंदर परचेज, ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड, लेस करना बच्चों इसमें से क्लोजिंग स्टॉक रो मटेरियल। इन तीनों का नाम लिखना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले ढंग से फॉर्मेट बनाएंगे ना मेरे साथ साथ आराम से। तो इसका नाम रखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करना है बच्चों डायरेक्ट वेजेज। इसका एक नाम और भी है प्रोडक्टिव वेजेज। तीसरा जोड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका भी एक नाम है चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस के बाद तीनों को जोड़ेंगे तो वापस से आ जाएगा बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम या दूसरा नाम था डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट। तो बस इसके अंदर स्टॉक की कैलकुलेशन साथ में आ गई है और ज्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। फिर जैसा उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो निकल के आएगा इसका नाम रखेंगे अपन ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट।
ग्रोस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम WIP नाम से भी जानेंगे। ऐड करेंगे और इधर वाली को लेस करेंगे। तरीके से लिखना बच्चों, क्योंकि आगे सारे सवाल इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। अब इसके बाद लाइन लगाना, एक लाइन लगा के इसका नाम रखना बच्चों नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसमें आपको ऐड करना है एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड्स, फिर आपको लिखना है COP ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। यहां आपको यूनिट भी लिखनी है, अमाउंट भी लिखना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसका यहां पे भी आएगा, इसका यहाँ पे भी। हाँ जी बच्चे, प्लस एडमिन एंड ऑफिस क्या लिख रहा है? ऑफिस एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड्स, OHS का मतलब है ओवरहेड्स का शॉर्ट फॉर्म। COP मतलब? COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऊपर वाले में लिखा है ना, यहाँ रही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, याद हो जाएगा, अभी याद नहीं होंगे ये, अभी अपन 10-12 क्वेश्चन करेंगे, हर बार यही फॉर्मेट यूज करेंगे। 11th-12th में अपने को ट्रेडिंग पैनल का फॉर्मेट थोड़ी याद था, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेडिंग पैनल के इतने सवाल करे अपन ने कि उसका फॉर्मेट याद हो गया। वैसे ही अभी एक बार फॉर्मेट लिख लो कॉपी में, ये याद अपने आप हो जाएगा, अपन 12-13 सवाल करेंगे जब। तो यहां और यहां बनाना है बच्चों वर्किंग नोट, इसका नाम होगा बच्चों COP ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, और दूसरा नाम होगा इसका COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये भी मैं नीचे शॉर्ट फॉर्म पूरी लिखवाऊंगा, अभी आपको मेरे साथ बस लिखना है, ये घटेंगे इसमें से। इसके बाद आपको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसका नाम होगा बच्चों वापिस से टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड लास्ट बच्चों इसमें जोड़ेंगे प्रॉफिट तो ये आ जाएगा सेल्स। लो बच्चों, फॉर्मेट हमारा पूरा हो गया है। अब इसको क्वेश्चन आंसर करके समझने का काम और करेंगे।
ओके, तो देखो कितना बड़ा फॉर्मेट होगा, एक साइड का पूरा पेज लग गया होगा आपका। तो ये देखो लग गया क्या भाई? सर थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा। हाँ नकुल, जी ऊपर कीजिएगा सर। ऊपर करें थोड़ा सा। हेलो, स्क्रीन जी। जी सर। लिख लिया सबने? सर नीचे करना। एक बच्चा आज लेट आया भाई। यस सर। उसको लिखिए थोड़ा सब। और नीचे करो। ऊपर करूं? नीचे लो, नीचे सर, नीचे। नीचे तो था, इससे नीचे थोड़ी था कुछ। चलो बच्चों, अब एक बार चैप्टर को रिवाइज करता हूं मैं, छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, सबको बताने हैं। बताओ, इस चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव टोटल कॉस्ट निकालना था तो हम कंपनी को कितने पार्ट में बांटेंगे? बोलो। 3। 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट का नाम क्या होगा? बोलो भाई। पहले, अरे पार्ट, कंपनी का पार्ट, फिक्स कॉस्ट थोड़ी है कंपनी का पार्ट। कंपनी के 3 हिस्से करेंगे, स्टार्टिंग में तो लिखवाया था, पढ़ते नहीं तुम घर पे जाके। फैक्ट्री, एडिडास का शोरूम एग्जांपल दिया था आपको, एक्सयूवी कार का शोरूम एग्जांपल दिया था, याद है क्या? यस सर, वर्क डिपार्टमेंट। हाँ, वर्क्स डिपार्टमेंट या फैक्ट्री। फिर दूसरा कौन सा होता था? सर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, ऑफिस या एडमिन। और तीसरा कौन सा होता था? सर सेलिंग या फिर होम। शोरूम या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। तो बच्चों बताओ, सबसे पहले अगर मेरे को कार बनानी है तो कार बनाऊंगा तो सबसे पहला खर्चा फैक्ट्री में होगा ना? यस सर। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग का खर्चा ऑफिस का, और फिर बेचने का खर्चा शोरूम का। तो देखो क्या कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमने फैक्ट्री के ही खर्चे लिखे हैं क्या? देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट का मतलब ये फैक्ट्री में ही लगती है, खर्च होती है। और फिर फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, तो देखो सबसे पहले हमने फैक्ट्री कॉस्ट ही तो निकाली, फैक्ट्री तक के खर्चे सबसे पहले जोड़े। फिर फैक्ट्री को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? ऑफिस वाले कंट्रोल करते हैं ना क्या? यस सर। तो फिर देखो ऑफिस के खर्चे जोड़े, इसका आया सीओपी। सीओपी का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, बनाने तक का। बनाने तक का काम किसका था? ऑफिस और फैक्ट्री वालों का, दो का ही तो काम था बनाने तक का। अब Yes, बेचने sir. का काम किसका है? बेचने का काम शोरूम वालों का है, तो उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या निकल के आ गई हमारी? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में खर्च होता है उसी सीक्वेंस में फॉर्मेट में जुड़ जाता है। यहां तक बात समझ में आई? अब ये फॉर्मेट अभी याद नहीं करना है, अभी ये फॉर्मेट देख देख के सवाल करेंगे हम पहले तो, फिर 10-12 सवाल करने के बाद फिर हम इस फॉर्मेट को साइड में रख देंगे, फिर ये हमारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, हाँ जी, प्रियांशु बोलना चाहते हैं कुछ? सर ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? हाँ, अब ये बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर ये अपना 8 हो गया ना, पॉइंट नंबर 9 में यही बात लिखेंगे अपन। लिखो बच्चों, पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर में 9 में लिखो, टाइप्स ऑफ स्टॉक इन कॉस्टिंग। टाइप्स ऑफ स्टॉक इन कॉस्टिंग। लिखो बच्चे, देखो एग्जाम्पल से लिखना है इसके अंदर। अगर हम बच्चों एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम बना रहे हैं कार बना रहे हैं, हम कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए बच्चों, मेरे को बताइए, टायर चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, आयरन चाहिए,
स्टील चाहिए, लेदर चाहिए, वायर चाहिए, एटसेट्रा चाहिए, ये चीजें, इनका नाम क्या होगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जिससे सामान बनाएंगे हम, जो हमारा इनपुट होगा। फिर हम इनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा लिखना WIP। अब इसका नाम रखना वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि अभी काम 100% नहीं हुआ है। इसके आगे लिख देना अभी कार 100% नहीं बनी है। तो जब जैसे मान लीजिए मैंने कार के पहिए लगा दिए, इंजन लगा दिया, लेकिन अभी बॉडी नहीं लगाई है, तो जब तक बॉडी नहीं लगेगी तो तब तक हम उस कार को कार नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्टिंग की भाषा में कहेंगे अभी ये WIP में है। ओके, एंड लास्ट वन फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है अब काम 100% हो चुका है और कस्टमर को यह माल बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है। ओके डन बच्चों। एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा। ये हमारी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बच्चों 1 जनवरी 2022 और ये है बच्चों 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। हाँ हेलो हेलो, एक बार क्लास में हो यार, एक बजे तक। हाँ जी बच्चे, तो मेरे को बताओ बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स ये पड़ा है 1 लाख रुपए का, ये है 3 लाख रुपए का और ये है 7 लाख रुपए का, तो क्या बच्चों मैं इनको ओपनिंग स्टॉक बोल सकता हूं क्या 2022 का? यस और नो? यस सर। साल के शुरुआत में है तो मैं इसका नाम रखूंगा ओपनिंग स्टॉक। और बच्चों जब पूरे साल काम करने के बाद मैं कहूंगा साल के एंड में जितना पड़ा हुआ है, साल के एंड में मान लीजिए रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे पास 1.5 लाख रुपए का, WIP मेरे पास में रखा हुआ है बच्चों 2.5 लाख रुपए का और FG फिनिश गुड्स रखा हुआ है बच्चों 5 लाख रुपए का। क्या मैं इन चीजों को क्या नाम से पुकारूं बताओ बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? अब एक लाइन और बताओ मेरे को। अब जैसे ही 2022 के बाद 2023 की साल आएगी तो 2023 की साल का ओपनिंग स्टॉक क्या यही वाला होगा क्या? यस और नो? यस सर। 2022 का क्लोजिंग 2023 का क्या बनेगा? ओपनिंग। ओपनिंग। समझ में आ गई बात यहां तक? वेरी गुड। ओके, पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट हो गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलेंगे। लिख लिया हो तो बताओ यहां तक। यस सर। 10 पे आ जाओ बच्चे। पॉइंट नंबर 10 में लिखो कैन वी ऐड all types of cost in cost sheet? Can we add all types of cost in cost sheet? क्या हम all types of cost sheet में लिख सकते हैं? आइए इसका आंसर लिखिए नो।
we cannot add all types of cost in cost sheet. Only normal cost related to product can be added in cost sheet. Only normal cost related to product can be added in cost sheet. फिर नीचे एक बात लिखना, followings are the cost items which are not related to cost of प्रोडक्ट। आइए बच्चों, इस में अपन क्या जानेंगे? इसमें हम क्या जानेंगे? अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाऊंगा, आपको यस और नो में जवाब देना, लेकिन देना सबको है। मेरे को बताओ, अगर मैं पार्ले जी कंपनी हूं, पार्ले जी बिस्किट कितने रुपए का आता है भाई? पार्ले जी बिस्किट खाए हो कभी? कितने रुपए का आता है पार्ले जी बिस्किट? 8 रुपए। 8 रुपए का हो गया क्या? अब 5 वाला भी तो आता है। 5 बताओ बच्चों, 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट है और पार्ले जी कंपनी उसको बना के दे रही है। पार्ले जी कंपनी की फैक्ट्री में बच्चों आग लग गई, 5 करोड़ रुपए के सामान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जो भी रख रखे थे बनाने के लिए, आटा वगैरह, मशीनें जल के राख हो गई। तो क्या 5 वाला पार्ले जी अब से 9 रुपए, 8 रुपए या 10 रुपए का कर दें क्या? क्या पार्ले जी कंपनी फैक्ट्री में आग लगने के कारण अपना प्रोडक्ट महंगा कर सकती है क्या? नो सर। नहीं कर सकती। No, वेरी sir. गुड डिम्पल, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, एडिडास कंपनी के शूज पहनते हैं अपन। एडिडास कंपनी के पास में एक जमीन थी बच्चों, अपने पुराने समय में जमीन खरीदी हुई थी इसकी, 5 करोड़ रुपए की जमीन थी। आज वो महंगी होके 50 करोड़ रुपए में बिक गई। तो बताओ एडिडास कंपनी को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितने रुपए का हो गया? 45 करोड़ का हुआ कि नहीं हुआ? 5 वाली जमीन कितने में बेची इन्होंने? 50। तो क्या एडिडास कंपनी अपनी टी शर्ट, शूज, लोअर सस्ते कर दे क्या? नो सर। क्या ख्याल है? सस्ते नहीं कर सकती है। ओके, और एग्जाम्पल सुनो, फिर इन्हीं बातों को लिखेंगे अपन। मेरे को बताओ बच्चों, मारुति सुजुकी कंपनी पहले एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती थी, 4 टायर लगाती थी कार के अंदर। वो खरीदती थी बच्चों 1 लाख रुपए के 4 टायर। अब मार्केट में महंगाई हो गई, अब ये टायर 1,10,000 के मिलेंगे और पहले हम अपनी कार को, एल्टो कार को 4 लाख रुपए में सेल करते थे। तो क्या टायर महंगे होने के कारण हम अपने प्रोडक्ट को भी महंगा बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? यस सर। बेचेंगे। वेरी गुड। ये जो पैसा है ये अपन कस्टमर से ही वसूल करेंगे प्रोडक्ट को महंगा बेच के। और सुनो बच्चे, और सुनो, मेरी ये कंपनी थी बच्चे, मैं बस चलाता हूं, मैं बस में सवारियां ढोता हूं बच्चों, है ना, सवारी ढोता हूं मैं बस में, बैठा के दिल्ली जयपुर चलती है मेरी बस। मैंने बस ना लोन पे ले ली मैंने बस, और लोन का इंटरेस्ट भरता हूं मैं। तो बताओ क्या ये इंटरेस्ट के कारण टिकट प्राइस, जो भी अपने सवारियां चढ़ेंगी, क्या टिकट प्राइस महंगा कर दें क्या? क्योंकि हमने बस लोन पे ले रखी है।
No, sir. नहीं कर सकते क्या? नो सर। नहीं कर सकते ना। आइए बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ये बताना चाहते हैं, इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम सभी प्रकार के कॉस्ट आइटम को कस्टमर के बिल में जोड़ सकते हैं क्या? तो हमने इसका क्या आंसर दिया, देखो पढ़ो जरा, क्या आंसर दिया हमने? नो, वी कैन नॉट एड ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। हम सारे खर्चे कस्टमर के बिल में कॉस्ट शीट में नहीं जोड़ सकते। ओनली नॉर्मल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट कैन बी एडेड इन कॉस्ट शीट। सिर्फ सामान्य खर्चा, नॉर्मल खर्चा जो उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, वही खर्चा कस्टमर के बिल में जोड़ा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया फॉलोइंग आर द कॉस्ट आइटम, ये कुछ कॉस्ट आइटम है जो कस्टमर के बिल में नहीं जोड़े जा सकते। तो आइए बच्चों, इन्हीं की मैं एक लिस्ट बनवा देता हूं, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनके कारण आप ना तो हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा, ना ही हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं? ओके, तो लिखो बच्चों, इसमें खर्चा नंबर ए लिखो। खर्चा नंबर ए का नाम है अबनॉर्मल कॉस्ट। अबनॉर्मल कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखना लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। मेरे को बताओ, आग लगने के कारण क्या पार्ले जी महंगा होगा? नहीं। फैक्ट्री में चोरी हो गई तो क्या एडिडास की टी शर्ट महंगी होंगी? नहीं। फैक्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी खर्चा हो गया, तो उसके कारण इसके में कस्टमर का कोई योगदान नहीं था इन खर्चों में। इसको कॉस्टिंग में बोला जाता है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब है कि कंपनी के मैनेजमेंट की गलती थी, कंपनी के मैनेजमेंट ने केयरलेस वर्किंग काम किया। ओके, बी लिखो बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, इसके ब्रैकेट में लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन लेके कोई काम कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट को महंगा नहीं कर सकते। और दूसरा लिखना इसमें कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, इसका बच्चों एमसीक्यू एग्जाम आए, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आगे चल के इसका, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैश डिस्काउंट। चलो इसी के अंदर एक एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैश डिस्काउंट कॉस्टिंग का पार्ट क्यों नहीं होते हैं। इसी के नीचे बनाना, एक है बच्चों अमीर आदमी, एक है गरीब आदमी। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको, कॉपी में लिख लेना ये बात, ठीक है बच्चों। अमीर आदमी ना पेन बनाना चाहता है, या एडिडास की टी शर्ट बनाना चाहता है, या कार बनाना चाहता है, तो सामान खरीद के लाएगा। तो मेरे को बताओ, अमीर आदमी के पास खुद का ही पैसा होता है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10 रुपए का सामान लिया बच्चों, कैश इसने दिया 2 रुपए का, और 2 रुपए का कैश इसने दिया, सॉरी 8 रुपए का, 8 रुपए का कैश दिया और 2 रुपए का डिस्काउंट। तो एंट्री यही बनती है ना, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट। अब गरीब आदमी भी यही सेम व्यापार करता है, यही पेन बनाने का काम करता है। इसने भी सामान खरीदा, लेकिन इसने उधार में खरीदा बच्चों, तो ये एंट्री क्या बनाएगा, परचेज डेबिट 10 रुपए का टू सप्लायर, जो भी नाम होगा सप्लायर का, टू 10 रुपए। ओके, फिर गरीब आदमी क्या करेगा बच्चों, गरीब आदमी कुछ दिन के बाद लेट पेमेंट करेगा। मेरे को बताओ, लेट पेमेंट करने पे इंटरेस्ट लगता है क्या? यस सर। लगता है ना। तो ये थोड़ा दिन लेट पेमेंट करेगा, तो लेट पेमेंट करेगा तो ये एंट्री बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। इसको 3 रुपए इंटरेस्ट पे करना है। फिर ये सप्लायर को पेमेंट करेगा, सप्लायर डेबिट टू कैश 13 रुपए कुछ दिन के बाद। ठीक है, अब मेरा सवाल ध्यान से सुन लेना और उस सवाल का सीधा जवाब देना, तो समझ लेना तुम बच्चे काम के हो, वरना तुमको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है, इस सवाल का जवाब देना है बच्चे। मेरे को बताओ, गरीब आदमी अगर रॉ मटेरियल खरीद के पेन बनाएगा तो रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट 10 रुपए होगी या 13 रुपए होगी? गरीब आदमी के लिए परचेज कॉस्ट 10 रुपए है या 13 रुपए है? Sir, 10 rupees. 10 रुपए है, वेरी गुड। और बच्चों, अमीर आदमी ने भी सेम रॉ मटेरियल खरीदा है, तो अमीर आदमी के लिए परचेज कॉस्ट कितने रुपए है? क्या ख्याल है? 8 रुपए। 8 रुपए है, क्योंकि सर इसने तो 8 रुपए ही पे किए हैं, इसका मतलब जितना पे करते हैं उतना कॉस्ट होता है। यही रूल बना दिया ना आपने, यस सर। है ना? इसका मतलब कॉस्ट का रूल ये हो गया, जितना पे करेंगे उतना कॉस्ट। तो बच्चों, इस हिसाब से अगर यही सेम रूल अपन गरीब आदमी पे लगाएं तो इसने तो 13 रुपए पे किए हैं, तो इस हिसाब से तो 13 रुपए कॉस्ट होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। देखो, अगर जिस बच्चे का यहां 8 रुपए आंसर है ना, तो उसी बच्चे का यहां 13 रुपए आंसर होना चाहिए। डन। अब मैं एक बात बताता हूं बच्चों आपको, इसका रियल आंसर है दोनों के लिए परचेज कॉस्ट 10 रुपए है। कैसे है दोनों के लिए परचेज कॉस्ट? मेरे को बताओ। परचेज अकाउंट जब बनाया जाता है लेजर अकाउंट में, तो जब परचेज अकाउंट अमीर आदमी बनाएगा तो परचेज अकाउंट में कितना रुपया लिखेगा? ये 10, जिसमें 2 कैश 8 लिखेगा और 2 डिस्काउंट 2। और गरीब आदमी जब अपना परचेज अकाउंट बनाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में 2 सप्लायर लिखेगा 10। तो मेरे को बताओ, परचेज इसके लिए भी 10 है और इसके लिए भी 10, तो परचेज कॉस्ट दोनों के लिए 10 ही तो है। हाँ, यस सर। कैश आउटफ्लो यहां 8 है, यहां कैश आउटफ्लो 13 है। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग कैश आउटफ्लो डजंट मीन इट इज ए कॉस्ट। ठीक है, तो अगर कैश आउटफ्लो कॉस्ट ऐसा रूल बन जाए कि जितना कैश आउटफ्लो होगा उतनी ही कॉस्ट, तो बच्चों बताओ, अगर मैं चोरी करके सामान ले आऊं अपनी दुकान में, परचेज करके चोरी करके ले आऊं, और तो कैश आउटफ्लो 0, तो मेरे को बताओ क्या परचेज कॉस्ट 0 हो जाएगी क्या हमारी? इसका मतलब कॉस्टिंग गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती है। कॉस्टिंग कहती है, कॉस्ट का मतलब है वर्थ ऑफ गुड्स, कितने रुपए का सामान है, भले ही आपने उसका पेमेंट एडवांस कर दिया हो, भले ही आपने उसका पेमेंट लेट किया हो, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बताओ, दोनों जगह परचेज कितने रुपए का है? 10। और अभी अभी हमने फॉर्मेट भी लिखा बच्चों, उस फॉर्मेट में चेक करो, क्या हम परचेज लिखते हैं या कैश आउटफ्लो लिखते हैं? क्या लिखते हैं हम? परचेज लिखते हैं, इसलिए दोनों की जगह कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपए। तो इसी पे लिख दो बच्चों, इस आदमी के लिए भी कॉस्ट जो है वो 10 रुपए रहेगी, और इस आदमी के लिए भी कॉस्ट है वो कितने रुपए रहेगी? 10 रुपए रहेगी। ओके, बी पॉइंट पूरा हो गया है। अब मैं सी पॉइंट लिख रहा हूं, फटाफट से लिख लीजिएगा। सी पॉइंट में लिखिएगा बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डी पॉइंट पे लिखिएगा प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ई पॉइंट पे लिखिएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये कल समझाऊंगा मैं, अभी लिख लो। इम्प्यूटेड कॉस्ट में लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग यूज्ड इन बिजनेस। एफ पे लिखना बच्चों डोनेशन, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स, प्रोविजन, रिजर्व, बैड डेट्स,
गुडविल राइट ऑफ, अंडर राइटर कमीशन एटसेट्रा। यहीं तक लिखो बच्चों आज, बस ये कल समझेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, 2-4 मिनट का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।